स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर था प्यारे बच्चों पंचकुला में, यानी कि बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से जवाब भी दिया है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका बड़ा डिटेल से आप लोग जो है लिखा करें। जैसे कोई जिला अगर आ जाए तो जितनी बातें आपको जिले की पता है उतनी ही बातें बड़े विस्तार से लिखा करें आप लोग कमेंट में। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। किसकी तर्ज पर अब प्रसिद्ध सरस्वती तीर्थ पर भी रोजाना संध्याकालीन महाआरती का आयोजन किया जाएगा? किसकी तर्ज पे? किसकी तर्ज का मतलब है कि ऑलरेडी ऐसा कहीं हो रहा होगा और वैसा वैसा सरस्वती तीर्थ के ऊपर होने वाला है। तो पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा के अंदर अभी सरस्वती तीर्थ के ऊपर हर रोज शाम को जो है वो महाआरती का आयोजन होगा। और ये किसकी तर्ज पे? ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है और बनारस में हो रहा है। मां गंगा जी की आरती जो है वो होती है, आप सभी को पता है, सायंकालीन आरती होती है। और वैसी आरती जो है जैसे हरिद्वार और बनारस के गंगा घाट पे होती है, वैसी जो है आरती सरस्वती मां की आरती भी हर रोज शाम को जो है की जाएगी, हर रोज डेली की जाएगी। और इस महाआरती को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के द्वारा से जो है आयोजित करवाया जाएगा। ये घोषणा करी किसने है जी? ये घोषणा की है इस बोर्ड के उपाध्यक्ष। और इस बोर्ड के उपाध्यक्ष का नाम क्या है जी? इस बोर्ड के उपाध्यक्ष का नाम है धूमन सिंह किरमच। ठीक है, याद रखिएगा, धूमन सिंह किरमिच जो है इन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, कब घोषणा की है जी? 5वें अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और बसंत पंचमी पे जो है इसकी घोषणा हुई है। और बसंत पंचमी से ही इसकी ये घोषणा होगी कि अब से हर रोज शाम को संध्याकालीन आरती होगी। महाआरती को लेके बुकिंग सिस्टम भी शुरू होगा। और इससे ये क्यों किया जाएगा जी? इससे होगा क्या जी? इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे, इसके लिए स्पेशली जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। और पर्यटन व स्थानीय लोगों की बुकिंग से विशेष आरती की जा सकेगी, पूजा की विशेष व्यवस्था होगी और उसके कुछ थोड़े बहुत जो है पैसे भी लिए जाएंगे। इससे एक आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी इस बोर्ड की यहाँ पे। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं तो पहले इंटरनेशनल स्तर के तैयार किए जा रहे एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का डिजाइन किस एनआईटी ने तैयार किया है? पहले इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। इसकी एयरपोर्ट की जो डिजाइनिंग है जो है ना, इसकी हवाई पट्टी का डिजाइन किस एनआईटी ने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है भाई एनआईटी कुरुक्षेत्रा ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हवाई पट्टी के निर्माण को लेके सॉइल टेस्टिंग के लिए मानादा मोहाली लैब में जांच करने के लिए सैंपल भेजे गए हैं। ठीक है, और उस सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर अब हवाई पट्टी का डिजाइन जो है वो तैयार किया गया है। यह डिजाइन एनआईटी कुरुक्षेत्रा ने तैयार किया है। ठीक है, और इस डिजाइन पर सिविल एविएशन हरियाणा की मोहर भी लग चुकी है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो है इस डिजाइन को भेजा है। इस पे भी मतलब यूं कहिएगा एक प्रकार से फाइनल मोहर लग चुकी है। और एयरपोर्ट के रनवे यानी कि जो हवाई पट्टी होती है उसके निर्माण में तकरीबन जो है 145 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें टोटल 3000 मीटर, ठीक है, टोटल 3000 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई जो है इसमें विकसित किया जाएगा। इसमें हर साल 35 लाख यात्री और 20,000 मैट्रिक टन कार्गो जो है इसकी क्षमता होगी। यहाँ पे 4E सीरीज के विमान भी आ सकेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि इसकी तकरीबन जो है 72 एकड़ की बाउंड्री होगी रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए। अब सभी को पता ही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, पहला इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट जो है तैयार किया ही जा रहा है, हिसार केंद्र तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, रनवे पे जो है 1680 mm की जो है वो भी मोटाई होगी। अब यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्रा का जिक्र हुआ है, तो एनआईटी कुरुक्षेत्रा के बारे में आप बात करिएगा। देखो हवाई पट्टियां कुछ ऐसे तैयार की जाएगी। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करो आप लोग या यूं बात करो कुरुक्षेत्र जिले का जिक्र हुआ है, तो मैप में पहले कुरुक्षेत्रा को देखिएगा। यहाँ पे राजा हर्ष की राजधानी थानेसर का भी नाम आता है, याद रखिएगा।
और इसे महाभारत काल में जो है धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, यही वो जगह है जहां पे सबसे पहली बार 48 कोस भूमि को खेत के जो है वो खेती की गई थी। और जिस क्षेत्र में खेती की गई थी उसी क्षेत्र को कुरु का क्षेत्र भी कहा गया है। राजा हर्ष की राजधानी 606 से 647 तक की मानी जाती है। ठीक है, और ये एक प्रकार से जो है कुरु क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि कौरव और पांडव के जो वंशज हैं ना वो यहीं पे ही निवास किया करते थे या यहीं पे ही रहते थे। तो ये बातें भी आप लोगों को हल्के फुल्के तरीके से याद कर लेनी है। यहाँ पे इसी क्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है, या यूं कहिएगा यही वो क्षेत्र है जहाँ पे सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बिड़ला मंदिर है। ये बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए इस क्वेश्चन से। यहाँ पे एक हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी KUK यूनिवर्सिटी भी इसी जिले के अंदर ही खुली थी। और जो NIT है, NIT को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हरियाणा में पहला स्थान भी मिला हुआ है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि ICAR की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक बयांत में ही कितने किलोग्राम दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, इसकी मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक बयांत में मतलब एक जो उसका टोटल लैक्टेशन पीरियड जो होगा उसके अंदर जो है कितना दूध दिया और उसने दूध में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया। तो इसका सही आंसर होगा 4810 किलोग्राम, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये बेसिकली क्लोन तैयार किया गया था, कटड़ों के क्लोन से तैयार की गई थी भैंस। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की मुर्रा नस्ल की भैंस है। ठीक है, और इसकी एक बयांत में 4810 किलोग्राम दूध दे के जो है रिकॉर्ड बनाया है। अब सर आपने यहाँ पे लिखा है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे लिखा है ICAR लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ICAR और के साथ में CIRB, इन दोनों के ही एक जॉइंट प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, उसी के उन्हीं की ये भैंस है ये। तो आप इसे CIRB भी कह सकते हैं, ICAR भी कह सकते हैं, तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। और मुर्रा नस्ल की भैंस की खास बात तो आप सभी को पता ही है कि ये भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे काला सोना भी कहा जाता है, हालांकि हरियाणा में भी काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की यदि बात करें तो यहाँ पे 600 से ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और इस संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर राजेश कुमार। फिलहाल संस्थान में 8 मुर्रा नस्ल की भैंस है जो कि एक बयांत यानी कि 305 एक दिन तकरीबन इसमें 4000 किलोग्राम से ज्यादा दूध दे रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुर्रा नस्ल की जिस टैग नंबर 4300 जो 16 है, ये दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। और यह भैंस अपनी 10 वर्ष की आयु में 5 बच्चे जो है या 5 बार बच्चे को जो है वो जन्म देती है। तो ये बातें भी आप लोगों को साथ के साथ याद कर लेनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इस भैंस ने 4 बार अपने 305 दिन के बयांत में 4000 किलोग्राम से अधिक दूध दिया है और इस बार 5वें बयांत में 4810 किलोग्राम, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया एक प्रकार से आपका, एक प्रकार से। ठीक है, और ये भैंस लगभग 13 से 15 महीने के अंतराल में बच्चा दे देती है ये। ठीक है, और ये बात भी आप याद रखिएगा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। ये हिसार में पड़ता है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ICAR के बारे में बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर चलो न्यू दिल्ली में, मैं बता देता हूं आपको। इसके अध्यक्ष और स्थापना आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे। किस शहर में व्यावसायिक और अव्यवसायिक प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल डोर नंबर सिस्टम विकसित किया गया है? व्यावसायिक और अव्यवसायिक प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल डोर नंबर सिस्टम जो है अभी रिसेंटली विकसित किया गया है चंडीगढ़ के अंदर, यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आम लोगों के आधार कार्ड की तरह चंडीगढ़ शहर के प्रॉपर्टी को भी खास नंबरों से जाना पहचाना जा सकेगा और इसी के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिसको CSCL भी कहते हैं, इसके व्यावसायिक और अव्यवसायिक प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल डोर नंबर सिस्टम विकसित किया गया है और इसके तहत यहाँ की सभी प्रॉपर्टी को QR कोड, यूनिक ID या यूं कहिएगा GIS जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस होता है, इसकी मैपिंग से जो ही पहचाना जा सकेगा। जैसे भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड से पहचाना जाता है, तो वैसे ही चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी भी एक आधार की तरीके से ही होगी और साल के लास्ट तक जो है ये लागू कर दिया जाएगा।
चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर ने बसाया था और हरियाणा पंजाब दोनों की ही राजधानी है ये। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी चंडीगढ़ को जो है पुकारा जाता है। हरियाणा के किस जिले के नवदीप ने भाला फेंक में 8वीं बार वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप जीती है? वन ऑफ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के नवदीप ने भाला फेंक में 8वीं बार विश्व पैरा चैंपियनशिप जीती है? तो ये रहने वाले हैं प्यारे बच्चों पानीपत के, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इनकी ज्यादा हाइट नहीं है लेकिन फिर भी जो है अपनी भावनाओं को आहत नहीं किया है। 20 साल के हैं ये, ठीक है, और बुआना लाखू के रहने वाले हैं नवदीप। कम ऊंचाई के, केवल 4 फीट 1 इंच के ही हैं ये, और पहले 5 बार जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं ये। इसे देखते हुए बाल पुरस्कार के रूप में 14 नवंबर 2012 को इन्हें राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया था, ठीक है। आपको मैं फोटो में दिखा देता हूं नवदीप, ठीक है, ये है नवदीप। थोड़ी हाइट कम है इनकी लेकिन फिर भी जो है इन्होंने अपनी कभी हिम्मत नहीं हारी है। भाला फेंक के लिए थोड़ी सी हाइट चाहिए होती है, ठीक है, फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत जो है वो नहीं हारी है। 2014 से लेके अब तक 8वीं बार अंडर 20 में विश्व में गोल्ड मेडल जीत के जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है ये भारत की तरफ से जो है इनको टिकट मिल चुका है। ये अगस्त में होने वाले हैं, आप सभी को पता है। इसमें बुआना लाखू का नवदीप जो है भारत की ओर से भाला फेंक में भाग लेने वाला है। 12 फरवरी को ही दुबई में आयोजित 12वीं फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने रिसेंटली गोल्ड जीता है ये। और नवदीप ने अपने तीसरे प्रयास के अंदर 43.58 मीटर भाला फेंक के जो है ये गोल्ड जीता है ये। इसी के साथ पैरा ओलंपिक कोटा भी इन्होंने हासिल कर लिया। और नवदीप दिल्ली के जो वेंकटेश्वर कॉलेज में जो है बीए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं एट प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग। अच्छा, ये रहने वाले पानीपत के हैं, तो पानीपत के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पानीपत को पहले मैप में देखिएगा, ये रहा पानीपत। पानीपत फेमस है अपने 3 युद्धों की वजह से। पहला युद्ध 1526 में है, लोधी वंश को खत्म कर दिया और यहाँ पे बाबर जीत गए थे और पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ यहाँ पे। दूसरा जो युद्ध था ना, दूसरा युद्ध आपका था किस किस के बीच में? दूसरा युद्ध था अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, जहां हेमू को हारना पड़ा था। हेमू रेवाड़ी से संबंध रखते थे, याद रखिएगा आप लोग। हालांकि एक एक्सीडेंट ने उन्हें हरा दिया था, आंख में तीर लग गया था उनके, इस वजह से। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में, और वो जीत गए थे अहमद शाह अब्दाली, मराठे हार गए थे, ठीक है। तो 1556 में दूसरा था, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में ISA, वन ऑफ द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल में और हरियाणा में। ISA के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी रिसेंटली ISA यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसके महानिदेशक के रूप में रिसेंटली नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर अजय माथुर। 15 फरवरी 2021 को जो है ये अभी रिसेंटली महानिदेशक के लिए जो है सदस्यों की एक आम चुनाव आयोजित किया गया था 15 फरवरी 2021 को। इसमें जो है ये जीत गए हैं और 2015 से, जब से ISA बना था तब से इस पद पे थे उपेंद्र त्रिपाठी, और उनकी जगह जो है लेने वाले हैं डॉक्टर अजय माथुर, याद रखिएगा। सर अजय माथुर हैं कौन? देखिएगा, डॉक्टर अजय माथुर जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है इसके महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं ये। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं ये। 2006 से फरवरी 2016 तक भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में काम किया था इन्होंने। पर्यावरण संरक्षण के रूप में इन्होंने योगदान दिया था। आइकन SWMCE लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 भी इन्होंने प्राप्त किया था। इनसे पहले उपेंद्र त्रिपाठी हैं, तो उपेंद्र त्रिपाठी ISA में अपने पहले यूं कहिएगा सचिव थे ये। ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास में सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं और इन्होंने केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, संयुक्त सचिव का पद भी संभाला है। अच्छा सर, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस जो है, ये सोलर अलायंस जो है, ये क्या है? देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने, इन दोनों ने मिलकर 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पे एक संधि पे समझौता हुआ था, और उसी संधि के तहत ही जो है ये सारी बातें हो रही है आपकी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है जी? इसका उद्देश्य है जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा सोलर जो है आपके गैजेट्स हैं इनको अपनाएं और बाकी बिजली वगैरह इनको छोड़ दें, क्योंकि आने वाले टाइम में तो खत्म हो जाएगी। और जो आपकी जिस एनर्जी को बार बार यूज किया जा सकता है उसी एनर्जी का यूज करें।
कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र, जैसे ये आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच के क्षेत्र, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, सूरज का प्रकाश सारा साल रहता है। इस वजह से भाई यहाँ पे अगर आप लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा और राज्य या किसी देश को भी बहुत ज्यादा जो है इससे बेनिफिट हो जाएगा। इसका सीधा सीधा उद्देश्य बस इतना ही है कि बहुत ही तेजी से जो है पूरे भारत के अंदर सोलर पैनल जो है वो लगा दिए जाएं और 2030 तक सौर परियोजनाओं में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का निवेश जो है वो कर लिया जाए। लोगों को भी सेफ्टी होगी इससे और के साथ में आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा, जो ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसमें तकरीबन 122 सन बेल्ट देश है जिनमें सूरज का प्रकाश सारा साल रहता है। 2 उष्ण कटिबंधीय देशों के बीच में संभावित सदस्य देशों के रूप में स्थित है और वर्तमान में जो है 86 देशों की सदस्यता है इसके पास में। किसके पास में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पास में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, तो करके आप इसे पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। हाल ही में किस न्यायमूर्ति का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है भाई? तो अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, जिनका नाम है रामा जोइस। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 फरवरी 2021 को बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति मंडा गांधे रामा जोइस का कर्नाटक में 89 की उम्र में निधन हो गया। याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम इनका याद रख सकते हो आप लोग, मांडा गांधे रामा जोइस, ठीक है। और अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये 89 की उम्र में जो इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 27 जुलाई 1931 को, कर्नाटक के शिमोगा के अंदर जो है जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो है न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी जो है इन्हें चुना गया था। इनकी किताबों की बात की जाए तो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और के साथ में जो है जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, राज विद धर्मा, लेसन्स ऑन राजनीति, जैसे कानून के अलग अलग पहलुओं पे इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। लेकिन अब ये इस दुनिया के अंदर जो है वो नहीं रहे, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यही है रामा जोइस। अच्छा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जिक्र था, तो इसके प्रेजेंट में जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है। इसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। हाल ही में हरियाणा में सरस्वती नदी पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो आपको सबको याद ही हो गया होगा अब तक। 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया क्योंकि हरियाणा के आदि बद्री से ही जो है इस नदी का उद्गम स्थल बोला जाता है, और हरियाणा के बिल्कुल बाहर हरियाणा और यूपी की सीमा बनाते हुए बहती रहती है ये, ठीक है। इस नदी को किस वेद में अमृत तमे, नदी तमे, देवी तमे कहा गया है और इसकी स्तुति की गई है? सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कहा है। देखो, सबसे पहली तो बात, इस संस्कृत में इसका मतलब है नदी तमे, देवी तमे, इसका मतलब होता है सभी नदियों के अंदर जो है ये सबसे श्रेष्ठ है या बेस्ट है। और ये बात कही गई है ऋग्वेद के अंदर, दुनिया का सबसे पुराने वेदों में से शामिल है ऋग्वेद, ठीक है। इसमें भगवान की स्तुति और गा के वगैरह बताया गया है, मतलब स्तुति करके बताया कि भगवान को या भगवान से संबंधित चीजें, जैसे नदियों में सबसे पवित्र है तो उसकी स्तुति करके ही बताया गया है। क्या? नदी तमे, देवी तमे, ठीक है। ऐसी संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। आपसे पेपर में ऐसी फॉर्मेशन हो सकता है कि ये श्लोक जो है वो किस भाषा का है या किसके लिए है, तो याद कर लेना। और वर्तमान में 70 से ज्यादा संगठन है जो सरस्वती नदी विकास बोर्ड के लिए काम भी कर रहे हैं। सरस्वती नदी के साथ सोम, घग्गर नदियों के परस्पर पानी का संपर्क भी मिलाया जाएगा, और ताकि एक प्रकार से यूं कहिएगा भूजल रिचार्जिंग का भी लाभ मिल सके, ठीक है। और सरस्वती शोध संस्थान की प्रारंभिक उपलब्धि का श्रेय जो है वो माननीय स्वर्गीय दर्शन लाल जी को ही जाता है, याद रख सकते हो आप लोग ये, ठीक है। बाकी आरती वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी होगी। ये सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो है इन्होंने शुरू की है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 9 फरवरी 2021 को हरियाणा के एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने हरियाणा के एमएसएमई द्वारा निर्मित उत्पादों के वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए
3 ई कॉमर्स फार्म है, एक का नाम ईबे है, एक का नाम Power2SME है, एक है TradeIndia.com। इसके साथ समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन किसने किए हैं ये? तो इनका नाम है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता ने जो है वो रिसेंटली MSME जो आपकी या ई कॉमर्स कंपनी है, ईबे है, Power2SME है और TradeIndia.com है, इनके साथ में एक समझौते पे जो है वो हस्ताक्षर किए गया है। और ये पारंपरिक उत्पादों का उत्पाद करने वाले कारीगरों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको सही टाइम पे सही पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। और हरियाणा के MSME विभाग के महानिदेशक और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विकास गुप्ता इनका नाम है, हरियाणा के महानिदेशक हैं MSME के, इन्होंने जो है MOU पे हस्ताक्षर किए हैं ये, ठीक है। और आत्मनिर्भर अभियान को जो है बढ़ाने का भी कोशिश की है, ये स्लोगन दिया है। हरियाणा को लाभ ये होगा कि 2 लाख से ज्यादा MSME की परिस्थिति तक तंत्र को मजबूती मिल जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल दोनों ही लेवल पे जो है वो एक प्रकार से एक जो कारीगर है ना, कारीगर की मांग बढ़ जाएगी, उनकी अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा जो है इंक्रीमेंट आएगा, ये भी याद कर सकते हो आप। हरियाणा के राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पढ़ ही चुके हो। बड़खल झील, ब्लूबर्ड झील, कर्ण झील, ये हरियाणा की प्रसिद्ध झीलों के अंदर इनका नाम शामिल है। MSME डिपार्टमेंट इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 2007 को हुई थी, याद रख सकती हैं आप लोग, ठीक है। अतीश कुमार सिंह जो है इसके ऑफिस होल्डर हैं। कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? तो 54वां हवाई अड्डा बना है, हिसार बना है भाई। 14 जनवरी 2021 को जो है ये घोषणा हो गई थी और अब फाइनल मोहर लग चुकी है कि 54वां हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? हिसार है, हरियाणा का हिसार जिला, ये याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब तक टोटल 54 हवाई अड्डों में 5 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरड्रॉम और 307 मार्गों में उड़ान योजना के तहत ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और हिसार हवाई अड्डा एक सार्वजनिक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है जो 18 प्रकार के विमानों के लिए जो है उपयुक्त है ये। और सरकार ने हवाई अड्डे के अंतरिम नागरिक उड्डयन कार्यों के लिए 28.60 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है, ठीक है। और ये सारा डिपार्टमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के तत्वाधान में ही आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली एयर टैक्सी की शुरुआत भी की गई थी, याद हो आपको, ठीक है। कैप्टन वरुण के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। और हिसार से चंडीगढ़, हिसार से धर्मशाला, ठीक है, हिसार से देहरादून, इन क्षेत्रों के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत भी हरियाणा में पहली बार मकर संक्रांति को ही हुई थी, ये भी याद कर सकते हो आप। उड़ान योजना में क्या होता है सर? 2500 रुपए में 1 घंटे की हवाई यात्रा कोई भी कर सकता है, ठीक है। और 10 साल की अवधि के लिए ऑपरेशन जो है इसे लगाया गया है या चलाया गया है। इस योजना की घोषणा 2016 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। चलो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा समेत कितने राज्यों में अब सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई वाहनों की खरीद की जाएगी? 3, 4, 5, 6 बताइए सभी राज्यों के बारे में डिटेल से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।